हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, हम लोग आज यहाँ पे मिल रहे हैं क्योंकि हम लोग एक एसएससी का बैच लेके आए हैं और ये एसएससी का बैच आपको एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, खासकर सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, सीएचएसएल और सीपीओ को कैरी करेगा। मतलब इसके जो सिलेबस हैं वो लगभग सेम होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, लेकिन जो इनमें मैथ का सिलेबस है वो आपको एकदम समान है। तो एसएससी के इस बैच के साथ, जो कि सीजीएल का है, जो प्रॉपर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का है, इस बैच के साथ हम आपकी तैयारी स्टार्ट कराएंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हमारी जो गैलेक्सी क्लासेज है वो काफ़ी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है और हमने काफ़ी सारे सिलेक्शन पिछले कई सालों से दिलवाया है बच्चों को, और उसी के सीन में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रॉपर तरीके से इस बैच को लेके आए हैं, जो कि आपके पूरे ओवरऑल कोर्स को कवर कराएगा, हर एक सब्जेक्ट का। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम नित्य रंजन सिंह है और मैं पिछले 6 सालों से इस सेक्टर में बहुत ही अच्छे लेवल पर मैथ की क्लासेज प्रोवाइड कराया हूं। तो आज मैं आपको मैथ की कुछ बारे में बताता हूं कि मैथ का सिलेबस कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप की चीज़ें आपको समझनी है और क्यों क्लासेज ज्वाइन करना है। ये सारी बातें हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी जो है वो भारत सरकार की एक संस्था है जो कि इंस्पेक्टर लेवल सीजीएल में और सीपीओ सीएचएसएल में क्लर्क लेवल के जो रिक्रूटमेंट होती है उसको कंडक्ट कराती है। तो हर साल रेगुलर बेसिस पर इससे हजारों वैकेंसी क्लियर होती हैं और बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है ये, जो कि आपको बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब प्रोवाइड कराती है। तो देखिए, अगर हम एसएससी की बात करें तो साल में बेसिकली 3 एग्जाम होते हैं जिसे हर एक स्टूडेंट देता है। पहला एग्जाम होता है सीजीएल, दूसरा होता है सीपीओ और तीसरा होता है सीएचएसएल। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे एमटीएस का पेपर भी होता है और एमटीएस के साथ साथ एक स्टेनोग्राफर का भी पेपर होता है, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। अगर आपको स्टेनो आता है तो आप देते हो, अदरवाइज आप नहीं देते हो। तो ये 3 एग्जाम हैं जिसको कि आप सब लोग जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और नॉर्मल +2 किए हुए हैं वो इसे दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एसएससी में सिलेबस क्या है, तो आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, थोड़ी बहुत बातें हम आपको समझा देते हैं कि जो सिलेबस है इसमें 4 चीज़ें हैं: रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीएस। अगर हम सीजीएल की बात करते हैं तो सीजीएल के प्री में आपको इन चारों सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में आपको करना होता है। फिर आपका मेंस का एग्जाम होता है। मेंस में सिर्फ 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है मैथ और दूसरा होता है इंग्लिश। मैथ में 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और इंग्लिश में 200 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो अगर हम लोग मैथ की बात करें तो देखो, थोड़ा सा ध्यान से आप समझो, प्री में 50 नंबर, मेंस में आपके 200 नंबर, यानी कि टोटल जो प्री और मेंस मिला के है उसमें 250 नंबर जो है वो मैथमेटिक्स कवर करता है। वह इसलिए यह मैथमेटिक्स जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एसएससी के किसी भी एग्जाम में। और मैथ को एसएससी ने बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट उन्होंने कहा अर्थमेटिक मैथ्स और दूसरा उन्होंने कहा एडवांस मैथ। तो जो अर्थमेटिक मैथ्स का पार्ट है उसमें जो चैप्टर्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, SI, ये सब आते हैं। एडवांस में जो चैप्टर्स हैं उसमें आपको पढ़ना होता है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, बाकी ये सारी चीज़ें पढ़नी होती। अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो जो आपका प्री लेवल के 25 क्वेश्चंस होते हैं उनमें लगभग 12 क्वेश्चंस जो होते हैं वो अर्थमेटिक के होते हैं, 10 क्वेश्चन एडवांस मैथ के होते हैं और 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो DI के होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं। जब आप मेंस में पहुंचते हो तो मेंस में जाने के बाद आपको 100 क्वेश्चंस में से 55 क्वेश्चंस अर्थमेटिक मैथ्स के मिलते हैं, 40 क्वेश्चंस के अराउंड
एडवांस मैथ के मिलते हैं और 5 या 7 प्रश्न जो होता है वो आपको डीआई का मिलता है। ये नंबर्स थोड़े बहुत 2-4 इधर उधर हो सकते हैं, मतलब एडवांस मैथ का भी बढ़ सकता है, अर्थमेटिक कम हो सकता है, तो 2-4 प्रश्नों का मतलब वो हो सकता है। लेकिन बेसिकली अर्थमेटिक मैथ से अगर हम शुरुआत करते हैं तो हमें ये चैप्टर जो आपको दिख रहा होगा प्रतिशत, परसेंटेज, इसको बहुत अच्छे से समझना होता है। परसेंटेज चैप्टर जो है ये आपके पूरे अर्थमेटिक मैथ्स का बेस है। पूरे अर्थमेटिक मैथ्स का बेस होने का मतलब ये होता है कि अगर आप इस चैप्टर को समझते हो तो ये सिर्फ एक चैप्टर में आपको काम नहीं करता, ये पूरा का पूरा आपका जो अर्थमेटिक मैथ्स होगा, चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे होगे या आप एसआई सीआई पढ़ रहे होगे या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे होगे, हर एक चैप्टर में इसका बहुत ही अच्छा यूज होता है। और देखो आपका जो सिलेबस है ना वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का है। जो आपको एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं वो 10th स्टैंडर्ड का होता है, 10वीं लेवल का। तो 10वीं लेवल की मैथ को अगर आप पढ़ रहे हो और ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ रहे हो तो आप बेसिकली क्वेश्चंस तो कर पाओगे, लेकिन जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा। इसी टाइम को कम करने के लिए हमें कुछ ट्रिक्स को जानना होता है। और ट्रिक्स क्या होते हैं? ट्रिक्स बेसिकली कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं जिनको हम एक कंसेप्ट के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं इस चैप्टर को, थोड़ा सा आप इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही आसान चीज़ है ये, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप इसको बहुत आराम से समझ सकते हो। तो देखिए जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो जो परसेंटेज चैप्टर है, ये परसेंटेज चैप्टर को हमें कैसे समझना है, कैसे सीखना है, इस बात को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा। जैसे अगर मैं इस चैप्टर का नाम लिखता हूं तो नाम इसका कुछ ऐसे आता है, परसेंटेज। अगर आप हिंदी में इसे पढ़ते हो तो इसे हम ऐसे लिखते हैं, प्रतिशत। तो आप इंग्लिश या हिंदी अगर किसी भी भाषा में इस चैप्टर को पढ़ रहे होते तो इसका जो नाम है, ये नाम ही इस चैप्टर के तरीके को बदल देता है। जैसे अभी तक अगर आप सामान्य तौर पर इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो आज देखना मैं आपको इसमें कुछ बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको प्री और मेंस दोनों में बहुत ही काम देगा। तो आप जरा ध्यान से इस चैप्टर का नाम देखो। आपको इस चैप्टर में दो, या तो इंग्लिश या हिंदी में एक चीज दिख रहा होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको यहां पे दिख रहा होगा एक सेंट। देखो ये सेंट वर्ड दिख रहा है ना, और एक वर्ड दिख रहा है पर, है ना। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि पर का मतलब कितना होता है 1, और सेंट का मतलब कितना होता है 100, है ना। जैसे अपने यहाँ 1 रुपया में 100 पैसा होता है, वैसे ही $1 में 100 सेंट होते हैं। तो सेंट का मतलब होता है 100, यानी परसेंटेज का मतलब कितना हुआ 1 आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100। 100 का 1 भाग, 100 का 1 पार्ट क्या कहा जाएगा? प्रतिशत। बात समझ रहे होगे आप? अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप हिंदी मीडियम में भी इस बात को समझ सकते हो कि देखो यहां पे लिखा हुआ है शत, और शत का मतलब आप सब लोग जानते हो कितना होता है 100, और ये लिखा हुआ है प्रति, तो प्रति का मतलब कितना होता है 1, यानी 100 का 1 भाग क्या होता है? प्रतिशत। 100 का 1 भाग क्या होता है? प्रतिशत। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब 100 का 1 पार्ट, और प्रतिशत या परसेंटेज दोनों का ही एक कॉमन मतलब होता है कि अगर हम 100 का 1 पार्ट कहते हैं तो ये प्रतिशत या परसेंटेज कहा जाता है। ठीक है, तो आज से आप एक चीज ध्यान रखोगे कि अगर आपको कहीं भी प्रतिशत का ये चिन्ह दिख रहा है तो इसका मतलब आप मान के चलोगे कि ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है 1/100। ये क्या लिखा हुआ है? 1/100। तो अगर आपको प्रतिशत कहीं पर भी दिखे तो इस प्रतिशत का मतलब आज के बाद आप सीधा एक बात मानोगे कि ये क्या लिखा हुआ है? 1/100, 1/100। प्रतिशत का मतलब हमें ध्यान रखना है 1/100।
मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और ये बहुत ही बेसिक बात है जो आप बचपन से करते आए हो। लेकिन इसी बात को अगर हमारे कंपटीशन में हमें समझना है तो हमें थोड़ा सा अपने समझने के तरीके को और थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, थोड़ा एडवांस बनाना होगा और उसमें साथ देने के लिए हमारी पूरी टीम, गैलेक्सी की पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे एक चीज आपको लिख रखा है, जैसे हम 20% लिखते हैं 20%, तो 20% अगर हम लिखते हैं मतलब कि इसको हम कह सकते हैं 20 इंटू, प्रतिशत का मतलब है 1/100। अभी हमने देखा कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100। अगर 1/100 होता है तो हमने इसे लिख लिया। अगर हम 20 को 100 से कैलकुलेट करें तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 1/5, 1/5। 1/5 जो ये मान आया ये मैंने आपको यहाँ पे लिख रखा है। अब 1/5 का मान का मतलब क्या है, थोड़ा इस बात को आप समझना। 1/5 का मतलब है कि 5 का एक भाग जो है वो क्या है 20% है। बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने 20% इज इक्वल टू 1/5 लिखा, 1/5 कैसे आया ये नीचे बताया। अगर 1/5 लिखा मतलब 5 का एक जो है, 5 का जो एक भाग है वो कितना परसेंट को शो कर रहा है 20% को शो कर रहा है। बात समझ में आ रही होगी आपको। जैसे अगर मैं लिखता हूं 25%, तो 25% का मतलब जो हुआ रेशियो में, भिन्न में, वो कितना हो गया 25 और परसेंट का मतलब 1/100, तो ये कितना हो गया भाई 1/4, 1/4। अगर मैं 1/4 लिखता हूं तो इसका मतलब हुआ कि 4 का जो 1 पार्ट है, एक है, वो कितना प्रतिशत है 25% है। 4 का एक भाग कितना प्रतिशत है भाई 25%। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो मैंने एक बात यहां पे लिखी है कि अगर ये जो डिनोमिनेटर है हर है, जिसे हम लोग हर हिंदी में बोलते हैं और डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, तो जो डिनोमिनेटर है ये बेस होता है। बेस मतलब क्या हुआ आधार, आधार। ठीक है, आधार मतलब अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम इस बेस के आधार पर ही चीजों को इंक्रीज करेंगे। अगर हमें घटाना होगा तो इस बेस के आधार पर, हर के आधार पर ही हम डिक्रीज करेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। और जो इसका अंश वाला पार्ट होगा, जो अंश होगा, जो न्यूमरेटर होगा, वो इसका पर्टिकुलर पार्ट होगा, पर्टिकुलर पार्ट होगा। तो पार्ट यानी भाग या हिस्सा हम इसे हिंदी में कह सकते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि आज के बाद जो प्रतिशत आप पढ़ते हो, सबसे पहले तो हमें उसे रेशियो में पढ़ना है। रेशियो में पढ़ने के बाद जब आप रेशियो में वैल्यू कन्वर्ट करते हो तो जो उसका हर होगा, डिनोमिनेटर जो होगा, वो उसका क्या होगा बेस, और जो उसका अंश होगा वो क्या होगा उसका पर्टिकुलर पार्ट। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि मेरी इनकम 20% बढ़ गई, तो आज से मेरे लिए इसका मतलब है कि अगर मेरा इनकम पहले 5 यूनिट था, देखो 20% क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो 20% का वैल्यू कितना लिखा मैंने 1/5। तो मैं आज से क्या कहूंगा कि अगर मैं पहले 5 रुपया कमाता था, कितने रुपए 5 रुपए, तो अगर मैं पहले 5 रुपया कमाता था तो अब 1 रुपया ज्यादा कमाऊंगा और मेरी इनकम 5 रुपया से बढ़ के कितनी हो गई 6 रुपये हो गए, 6 रुपीज हो गई। बात समझ रहे हो आप। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि किसी चीज का प्राइस 20% से कम हो गया, तो 20% से कम होने का मतलब अगर पहले वो 5 रुपया प्राइस उसका था तो 1 रुपया कम होके कितना हो गया 4 रुपया हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। जैसे आपसे कहा जाए पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया है ना, तो पेट्रोल का प्राइस अगर 20% बढ़ गया मतलब पेट्रोल का प्राइस अगर पहले 5 रुपीज था तो अब 1 रुपये बढ़ गए और 1 रुपये बढ़ के कितने हो गए 6 रुपये हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो देखो जो ये प्रतिशत पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग, इस प्रतिशत को प्रतिशत में ना पढ़ के हमें पढ़ना है रेशियो में। रेशियो मतलब जैसे 1/5 की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं 1/5 की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं कि 5 का जो 1 पार्ट है, 5 का जो 1 पार्ट है ये क्या कहलाया 20%। जैसे किसी भी चीज को अगर मैं 5 भागों में डिवाइड करता हूं,
जैसे मैंने इस सर्कल को 5 पार्ट में डिवाइड किया, तो देखो ये 5 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 2 3 4 5, है ना। अगर मैं किसी होल क्वांटिटी को 5 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं तो इस 5 का एक भाग जो ये वाला है, ये क्या कहलाया, 20% कहलाया। बात समझ में आई। चाहे किसी भी फिगर को, इसको ले लो, इसको ले लो, किसी को भी, तो प्रतिशत जो है उसे बेसिकली हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें उसे सॉल्व करना है। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है, कोई डाउट तो नहीं है ना। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आपको मैं और समझाता हूं, ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं 12:1/2%, अगर मैं आपसे कहता हूं 12:1/2%, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है भिन्न में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे आप सब लोग जानते होंगे कि अगर ये 5 सही 1/2 लिखा हुआ है, 5:1/2 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो इसका मतलब है 5 + 1/2, इसका मतलब तो यही है 5 और आधा, है ना। और जब आप इसे चेंज करते हो मिक्स फ्रैक्शन से, तो आप इसको क्या लिखते हो, 2 इसका हर रहने देते हो, 2 में 5 का गुणा करते हो 10, और इसके अंश को उसमें जोड़ देते हो, तो 2 × 5 10, 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो 5 सही 1/2 का मतलब आप सब लोग क्या लिखते हो, 11/2। देखो ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो शायद पहली बार मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे, और जब वो पहली बार मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो एक मैथ का फोबिया मन में होता है कि मुझे तो समझ नहीं आता मैथ, है ना, या मैं 10वीं तक ही मैथ पढ़ा हूं, उसके बाद मेरा कॉमर्स रहा है या आर्ट्स रहा है, और ग्रेजुएशन मैंने बीए किया है ना, या बीकॉम किया है, मैं तो मैथ पढ़ा ही नहीं हूं। और कंपटीशन में तो बीएससी वाला भी लड़का बैठेगा और बीटेक वाला भी बैठेगा, तो मैं कैसे उसके साथ मैं कंपटीशन कर पाऊंगा, यानी कि पहले ही आप हतोत्साहित हो रहे होंगे। तो मैं जो मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा वो मैथ्स इस लेवल का होगा कि अगर कोई बच्चा मैथ जानता हो या ना जानता हो तो बहुत हद तक कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर यहां से भी स्टार्ट करते हो तो यहां से भी मैं आपको मैथ में बहुत अच्छे लेवल तक पहुंचा दूंगा, लेकिन उसकी सिर्फ एक गारंटी होगी कि जितनी बातें हम आपको समझाएं, बताएं, आप उन बातों को समझो, जानो। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा तो आप एट ए टाइम मेरे से पूछो, है ना। और जितना बेसिक किसी चैप्टर में कोई चीज हो सकता है, मैं एकदम बेसिक लेवल से ही आपको ले जाऊंगा और बहुत ऊपर लेवल तक ले जाऊंगा, इसकी पूरी गारंटी, मतलब मेंस लेवल तक करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो जैसे अगर 5 सही 1/2 लिखा हुआ है, तो 5 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, 5 + आधा, है ना। और जब आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, भिन्न में कन्वर्ट करते हो, तो आप इसे क्या लिखते हो, 2 हर रहने देते हो, 2 × 5 10 और 1 कितना हो गया, 11, यानी आप इसे क्या लिखते हो, 11/2। बात क्लियर आ रही है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं मन में। अब देखो जैसे मैंने कहा कि 12 सही 1/2 लिखा हुआ, तो 12 सही 1/2 को आप कैसे चेंज करोगे, आप इसके हर 2 को रहने दोगे, 2 से 12 में गुणा करोगे तो 2 × 12 कितना हो जाता है, 24, और इसका अंश 1 है, तो 24 में 1 जोड़ दिए कितना हो गया, 25। और प्रतिशत का मतलब तो अभी अभी सीखा था ना कि 1/100 होता है, अभी तो सीखा था। तो देखो 25 से 100 कट जाएगा 4 बार में, और इसका अंश कितना हो गया, 1, और हर कितना हो गया, 8। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 1/8 का क्या मतलब है, 1/8 का क्या मतलब है, 8 का 1 भाग कितना परसेंट है, 12 सही 1/2% है। 8 का 1 भाग कितना है, 12 सही 1/2%। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मन में, नहीं। तो एक बार जरा देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि मार्केट में सेव की कीमत 12:1/2% बढ़ जाती है, अगर मैं ये बात कहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, इसका मतलब क्या हुआ मैथ में, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट में सेव की कीमत, एप्पल की कीमत 12:1/2% बढ़ गई, मतलब एप्पल पहले अगर 8 रुपए किलोग्राम था तो अब 1 रुपया इसकी कीमत बढ़ जाएगी, और बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 9 रुपये हो जाएगी। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ना।
अगर मैं कहता हूं कि किसी भी आर्टिकल के प्राइस पर 12 से ही 1/2% कम हो गई, मतलब अगर पहले उसकी कीमत 8 रुपया थी तो अब 1 रुपया कम होके कितनी हो गई? 7 रुपया। मतलब अगर कोई चीज बढ़ता है तो न्यूमरेटर बेस होगा और उसका जो अंश होगा वो पार्ट होगा, उसे क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। अगर कोई चीज घटती है मतलब हर में बेस रहेगा और उस बेस से क्या करोगे? घटा दोगे। बस इतनी सी बात है। अंश 1 है तो 1 जोड़ोगे, 2 है तो 2 जोड़ोगे, 4 है तो 4 जोड़ोगे। बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, तो एक बार जरा ध्यान से आप इस बात को समझना। ठीक है, तो एक बार जरा आप एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे अगर मान लो ये 40% लिखा हुआ है, तो 40% को अगर मैं चेंज करता हूं तो क्या लिखूंगा? 40% का मतलब 1/100। तो देखो 20 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा और 100 5 टाइम्स कट जाएगा और इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 2/5। 2/5 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे कहा जाए कि कोई शॉपकीपर अपने आर्टिकल पर 40% का प्रॉफिट लेता है, कितने परसेंट का? 40% का। मतलब अगर उसका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, देखो ये जो हर होगा ये क्या होगा? बेस। ये यहां पे लिखा हुआ है ना, हर क्या होगा? बेस। यानी अगर उसका कॉस्ट प्राइस 5 है तो वो 2 रुपया प्रॉफिट लिया और कितने रुपए में बेचा होगा? 7 रुपए। ठीक है, 5 रुपया अगर बेस था तो उस पे 2 रुपया प्रॉफिट लिया और कितने में बेचा? 7 रुपये। अगर आपसे कहा जाए कि पेट्रोल की कीमत 40% से कम हो गई है ना, ऐसा मैं कह रहा हूं, कम नहीं हो रहा है, तो अगर 40% कम हो गया मतलब कि अगर पहले प्राइस 5 रुपया था पेट्रोल का तो 2 रुपया कम हो गया और 2 रुपया कम होके कितना हो गया भाई? 3 रुपये हो गए। बात समझ में आ रही है? तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई चीज बढ़े तो आप हर में हर को बेस मानना है और उसमें जोड़ दोगे। अगर कोई चीज घटे तो आप क्या करोगे? उसमें घटा लोगे। प्रॉफिट की बात करेगा तो जोड़ देंगे, लॉस की बात करेगा तो घटा देंगे। यही मतलब है बेसिकली इस प्रतिशत को रेशियो से पढ़ने का। और रेशियो से पढ़ने का फायदा क्या है वो फायदा आप अभी समझ जाओगे, है ना? तो क्या फायदा है जरा मैं आपको समझाता हूं अब, है ना? अब देखो यहां बोर्ड पे मैंने आपको कुछ ऐसे परसेंटेज की वैल्यू लिख रखी है जो कि यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर हम इन रेशियो और इन परसेंट को ध्यान रख ले, याद रखने की जरूरत नहीं, वो मैं क्लास में आपसे क्वेश्चन करते करते आपको याद हो जाएगा। तो जब हम इनको समझ लेते हैं सिर्फ, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। और आप अगर रेगुलर इसे पढ़ते हो इसी मेथड पे तो ये बहुत मुश्किल भी नहीं होता है। जैसे देखो एक चीज बताता हूं, जैसे यहाँ पे आपको ये भिन्न में दिख रहा होगा और ये प्रतिशत में दिख रहा होगा, है ना? तो मान लो जैसे पहले को हम लोग लिखते हैं, जैसे 1/2 लिखा हुआ है और 1/2 ये भिन्न में है। इसे अगर मुझे प्रतिशत में लिखना हो तो मैं कैसे लिखता हूं? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर मैं इसमें 100 का गुणा करूं और फिर 1/100 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क थोड़े पड़ा। मतलब मैंने किया क्या? मैंने 100 का गुणा करके 100 से भाग कर दिया। तो अगर किसी अंश और हर में सेम नंबर का गुणा करके आप भाग करते हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है सेम नंबर का गुणा करके भाग करने से उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो 1/100 जो होता है, 1/100 जो होता है, 1/100 का मान अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था? याद करो क्या देखा था? प्रतिशत, है ना? परसेंटेज। यानी अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि 1/100 का मतलब कितना होता है भाई? परसेंट, है ना? तो इस 1/100 की जगह अगर मैं चाहूं तो क्या मैं प्रतिशत का चिन्ह लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना? तो अब देखो 2 से 100 कितनी बार कट जाएगा भाई? 50 बार। और मैं क्या कह सकता हूं कि ये कितने परसेंट के बराबर है भाई? 50% के बराबर है। ठीक है, यानी किसी भी रेशियो को, भिन्न को अगर प्रतिशत में लिखना है तो सीधा सा काम क्या है? 100 का गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देना, है ना? जैसे मान लीजिए अगर 1/6 है, ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में है, इसे मुझे प्रतिशत में लिखना हो तो प्रतिशत में लिखने के लिए अब मैं सीधा सा काम क्या करूंगा? 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन लगा दूंगा।
यही तो करूंगा। अब देखो ये 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा और 2 से ये 50 टाइम्स कट जाएगा, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, 50/3%, बिल्कुल कह सकता हूं, है ना। या अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं, भाई 50 को 3 से डिवाइड करूं, तो क्या लिख सकता हूं, 16:2/3%, बिल्कुल कह सकते हैं ये बात, है ना। तो अगर किसी भी रेशियो को आप परसेंट में चेंज करते हो तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, बात क्लियर है ना, टेंशन तो नहीं ले रहे हो सब लोग। ठीक है, अब देखो अगर मान लीजिए ये 1/15 है और मुझे इसे चेंज करना हो, किस में चेंज करना है, प्रतिशत में, तो मैं कैसे चेंज करूंगा भाई, मैं इसमें सीधा सा 100 का मल्टीप्लिकेशन करके परसेंट का साइन लगा दूंगा। तो देखो अगर 5 से डिवाइड करो तो ये 3 बार कट गया, और 5 से जब मैं इससे डिवाइड करूंगा कितनी बार कटेगा भाई, 20 बार, ठीक है ना। और 20 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 6:2/3%। आ रही बात समझ में ना, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन है ही नहीं इस चैप्टर में। तो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि प्रतिशत से हमने भिन्न में कैसे बदला और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदल रहे हैं, है ना। दोनों ही बातें बहुत सिंपल है। यहां पर मैंने आपको कुछ परसेंटेज और उसके फ्रैक्शन वैल्यू लिख रखे हैं, ये आपको भी बहुत काम आएगा आगे, है ना। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया कि आपको याद नहीं रखना, ये आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को करते करते खुद से ही सारी बातें ध्यान में रख लेते हो, है ना। तो देखो मैंने क्या लिखा है, एक बार मैं पढ़ के बताता हूं। अगर मैं 1/2 कहता हूं भिन्न में, तो इसका मतलब होता है 50%। कैसे हुआ देखो यहां पे करके बताया आपको। अगर मैं 1/3 लिखता हूं, इसका मतलब हुआ 33 1/3%, है ना। कैसे हुआ ये भी हम समझ सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। 1/4 को 25%, 1/5 को 20%, है ना। अगर हम 1/6 लिखते हैं तो इसका वैल्यू होता है 16:2/3%। अगर 1/7 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 14:2/7%, है ना। 1/8 की वैल्यू होती है 12:1/2%। 1/9 की वैल्यू होती है 11:1/9%। वैसे ही 1/10 जो होता है वो 10% के बराबर होता है। 1/11 9:1/11% के बराबर होगा। 1/12 जो होगा 8:1/3% के बराबर होगा। 1/13 जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 7:9/13%। कैसे होगा ये तरीका बताया था, है ना। 1/14 जो होता है 7:1/7% होता है। 1/15 6:2/3% होता है, अभी करके देखा है यहाँ पे। 1/16 जो होता है वो होता है 6:1/4% के बराबर, और 1/20 जो होता है वो होता है 5% के बराबर। तो देखो 16 के बाद मैंने 17 18 19 ये 3 नहीं लिखा है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। तो 16 के बाद सीधा 20 वाला पार्ट आता है और हमने उसे लिख लिया। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, ये जो फ्रैक्शन और इनके परसेंटेज लिखे हैं वो आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, तो इसलिए हम इन कुछ पर्टिकुलर परसेंट को और उसके वैल्यू को याद रख लेते हैं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो देखना क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आराम से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो अभी तक जो हमने बात की उसमें हमने सिर्फ ये बात करी कि एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रतिशत। प्रतिशत हम इसलिए अर्थमेटिक मैथ्स में स्टार्ट करते हैं क्योंकि इस चैप्टर को हम पूरे अर्थमेटिक का बेस मानते हैं। अर्थमेटिक का बेस मानने का मतलब हुआ कि अगर हम इस चैप्टर को समझ लिए तो पूरे के पूरे बाकी जितने भी चैप्टर बचते हैं उन सभी चैप्टर्स को हम बहुत आसानी से और जल्दी से क्वेश्चंस को सटीक तरीके से कर पाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल भी है, ठीक है। इसमें टोटल 12-13 प्रकार के प्रश्न बनते हैं जिनको हम बारी बारी से समझेंगे, है ना। तो देखिए एक बार, अब अगली बात जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, अगली बात जो हम यहाँ पे करेंगे उस बात को हम लोग ये करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। आप आराम से जरा इसको समझने का प्रयास करिए बहुत ही सिंपल तरीके से, और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो देखो ये वही चीजें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपको बताया,
रेशियो से परसेंट, परसेंट से रेशियो, वही बातें लिखी हुई हैं। ये बातें मैंने इसलिए लिख रखी है क्योंकि आपको थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस पता लगे कि हमने जो बात ये किया इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका क्या हमारे मैथ में जरूरत है और ये क्यों है, ये दोनों बातें आप समझोगे। देखो जैसे मैंने इस स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको आज कराऊंगा ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आए हुए प्रश्न हैं। इनको करने का तरीका कितना सिंपल है आप एक बार ध्यान से देखो। जैसे पहला क्वेश्चन है कि इफ इनकम ऑफ ए इज 16:2/3% मोर देन बी, देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ बी इज लेस देन ए। ठीक है भाई, हिंदी में अगर हम इस प्रश्न को देखें तो यदि ए की आय बी से 16.3% अधिक हो तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, अब आप बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को चाहे जैसे करते होगे, है ना, लेकिन उस बेसिक मेथड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। मैं आपको जो करा रहा हूं आप उसे समझना, और कितना आसान तरीका मैं आपको समझाऊंगा, आप एक बार इसे करके पहले समझो। देखो तो जरा ध्यान से देखो, एक बार जरा इसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हम इसे करके देखते हैं। तो देखो भाई, आपसे कहा गया कि दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति जो है वो है ए और दूसरा व्यक्ति जो है वो है बी, है ना। अब इसमें कहा गया है कि ए की जो आय है वो 16:2/3% मोर देन बी। आप देखो 16:2/3% आपको कहीं दिख रहा है तो आपको यहां पे दिख रहा है। 16:2/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, 1/6। ध्यान से समझना, आपसे कहा गया ए की आय बी से। अब जरा इस बात को समझो, अगर बी से कहा गया मतलब तुलना किससे हुआ, बी से। किसका हुआ, मतलब ए का। बी की आय से किसकी आय की तुलना हुआ, ए से। तो कंपेयर करना ही तो परसेंट है, फ्रैक्शन क्या है, कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करना फ्रैक्शन है तो आप इस कंपेयर को जरा ध्यान से देखो। आपसे कहा गया कि ए की आय बी से, यानी बी की आय अगर 6 है, कितना है भाई, 6 है, तो ए की आय उससे एक ज्यादा है। देखो ए की आय बी से 16:2/3% क्या है, अधिक है। तो अगर बी की आय 6 है तो ए की उससे एक ज्यादा है, कितनी है भाई, 7 है। कितनी ज्यादा है भाई, एक ज्यादा है। अगर एक ज्यादा है मतलब 6 से एक ज्यादा कितना होगा, ऑब्वियसली 7 होगा। समझ में आ रही मेरी बात। देखो प्रश्न एक बार पढ़ना, इफ इनकम ऑफ ए इज 16:2/3% मोर देन बी। मोर देन बी का मतलब क्या हुआ, बी से ए की आय ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 16:2/3%। 16:2/3% मीन्स 1/6 ज्यादा है। अगर 1/6 ज्यादा है मतलब बी की आय अगर 6 है, बी की आय ही 6 क्यों लिया, क्योंकि कंपेयर किससे किया गया, बी से। किसका किया गया, ए का। यानी अगर बी की आय 6 है तो ए का कितना है, 1 अधिक है, यानी कितना है, 7 है। समझ में आ रही मेरी बात। अब ये प्रश्न आगे क्या कहा गया देखो, तो ज्ञात कीजिए बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो आप देखो एक बार, बी की आय 6 रुपये है, ए की आय 7 रुपये है, तो बी की आय कितना कम है, आप सब बता सकते हो भाई। ए की 7 रुपये, बी की 6 रुपये है, तो कितना कम है आय, किसका, बी का। तो भाई एक कम है, किससे कम है, तो ए से। देखो यहां पे पूछा गया ना, बी की आय ए से, तो बी की आय एक कम है, लेकिन किससे, ए से। ए से तुलना हुआ तो ए क्या हो जाएगा, हर। और 1/7 जरा ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, 14:2/7%। 14:2/7%। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो जैसे ये प्रश्न तो मुझे बताने में समय लगा, लेकिन जब आप पेपर में करते हो ना तो कोई भी स्टूडेंट पेन चलाता नहीं है, बिना पेन चलाए आंसर कर देता है। ठीक है, एक बार और समझना थोड़ा सा, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो आपसे कहा गया ए की आय बी से 16:2/3% क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले तो 16:2/3% हमें पता होना चाहिए कि 1/6 के बराबर है। अगर हमें नहीं आता तो हम इसे चेंज करेंगे,
जो हम बात कर चुके हैं, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि हमें याद हो। तो अगर 16 2/3% की वैल्यू 1/6 है, तो इसका मतलब हुआ कि b की आय अगर 6 है तो a की कितनी है, एक ज्यादा, कितनी है, 7। अगर ये a की आय 7 है और b की आय 6 है, तो अब आगे प्रश्न पूछा गया कि देन फाइंड बाय हाउ मच परसेंट इनकम ऑफ b इज लेस देन a। b की आय जो है वो a से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो जरा, a की 7 है, b की 6 है, कितना कम है, 1। किस से, a से। a का कितना था, 7, 1 कम था 7 से, और 1/7 मतलब कितना हो गया, 14:2/7%। ठीक है ना। तो देखो जितना आसान ये चैप्टर है, आप इसे आराम से सब लोग कर सकते हो, है ना। अब देखो हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब एक बार जरा ध्यान से आप नेक्स्ट पार्ट को देखो और इसे थोड़ा समझने की कोशिश करो, है ना। तो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे एक क्वेश्चन और किया गया, आप इसको जरा सॉल्व करो। देखो कहा गया कि इफ प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेज बाय 33:1/3%, then find by how much percent its consumption should be decreased so that expenditure on it will remain the same। मतलब प्रश्न का क्या है कि यदि चावल का मूल्य 33.1/3% बढ़ जाए, चावल का मूल्य क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, तो इसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे इस पर होने वाला जो व्यय है वो पहले जितना ही रहे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। तो एक बार देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न को करने से पहले एक बार इस बात को समझो कि आप सब एक बात जानते हो कि जो प्राइस होता है उसका रिलेशन कंजम्पशन से अपोजिट होता है। इस बात का मतलब क्या है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका खपत क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। और अगर प्राइस कम हो जाती है तो खपत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। जैसे अभी पेट्रोल के प्राइस बढ़े हुए हैं, तो जब पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं तो आप सब जो पहले यूज बाइक का जितना करते थे उससे थोड़ा कम यूज करते थे, है ना, अभी थोड़ा कम यूज कर रहे होगे। तो अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो ऑब्वियसली उसकी जो खपत है, जो अननेसेसरी पहले ज्यादा होता था, वो अब थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो ये जो एक थ्योरम है कि प्राइस का रिलेशन कंजम्पशन से जस्ट उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये दोनों, ये बहुत ही बेसिक बात है, आप सब जानते होंगे। घर की बात है, घर की बात ऐसे जैसे आप सब जानते हो कि अगर प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो भाई घर में एक बात कही जाती है ना कि प्याज की खपत थोड़ी कम कर दो क्योंकि प्याज की कीमत क्या हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब किसी भी चीज की प्राइस बढ़ जाती है तो हमें उसके कंजम्पशन को, खपत को कम करना होगा, नहीं तो जो एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्च है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर हमें खर्च को इक्वल रखना है तो कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो आपसे प्रश्न यही पूछा गया कि यदि चावल का मूल्य 33.1/3% बढ़ जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस 33.1/3%, 33 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है भाई, 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 1/3। क्लियर है बात ना। तो अगर प्राइस इसका 1/3% बढ़ गया, तो देखो अगर हम प्राइस 1 और प्राइस 2 का रेशियो करते हैं, प्राइस का रेशियो मतलब क्या हुआ कि पहले का प्राइस और अब का प्राइस। तो अगर 1/3 से प्राइस बढ़ा, मतलब प्राइस अगर पहले 3 रुपया था तो अब चावल का प्राइस कितना रुपया हो जाएगा, 4 रुपया। प्राइस अगर पहले 3 रुपया था तो 1 रुपया प्राइस बढ़ गया और बढ़ के प्राइस कितना हो गया, 4 रुपया। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर 1/3 से प्राइस इंक्रीज किया है, मतलब अगर प्राइस पहले का 3, अभी देखो 3 कहां से आया, कंपेयर हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले के प्राइस से, और ये अपने आप देखो दिया गया है, यहां पे 3 दिया गया है।
33 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/3। मतलब अगर प्राइस पहले 3 रुपया था तो 1 रुपया बढ़ा और बढ़ने के बाद ये कितना रुपया हो गया 4 रुपया। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब देखो अगर प्राइस का रिलेशन 3 से 4 हुआ और कंजम्पशन का रिलेशन आपसे पूछा जाए तो यहां पे हमने देखा है ना कि प्राइस का रिलेशन कंजम्पशन से क्या है, अपोजिट है, इनवर्सली है। तो अगर हम कंजम्पशन का रेशियो देखें तो ये कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 1/3 और 1/4। जो प्राइस का रेशियो है उसका अपोजिट, उसका रिसिप्रोकल, व्युत्क्रम। तो अगर प्राइस का रिलेशन 3 से 4 हुआ तो कंजम्पशन का रिलेशन 1/3 और 1/4 हो जाएगा। ये मैं इसलिए लिखा क्योंकि आपको एक बार बेसिक बता दो, बाकी इसको लिखना नहीं है ना। तो देखो 1/3 और 1/4 का रेशियो कितना हो जाएगा 4 से 3। 4 से 3 ये जानते होंगे आप लोग कि जब अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो भिन्न में नहीं लिखना चाहिए। तो भिन्न में अगर है तो इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 से दोनों में गुणा किया तो 3 से 12 4 बार कट गया, 4 से 3 बार कट गया। ठीक है। अब एक बार फिर से देखना क्वेश्चन। चावल का कीमत मूल्य अगर 33 1/3% बढ़ा, मतलब अगर चावल पहले 3 रुपीज का था तो अब बढ़ के कितना हो गया 4। तो अगर हमें इसके एक्सपेंडिचर को सेम रखना है तो हमें इसके कंजम्पशन को कितना करना पड़ेगा 4 से 3। 4 से 3 मतलब अगर घर में पहले 4 किलोग्राम खपत होता था चावल का तो अब सिर्फ 3 किलोग्राम इसके खपत को करना पड़ेगा। मतलब अगर खपत हमने 4 से 3 किया तो कितना कम किया भाई 1। खपत अगर 4 से 3 किया तो कितना कम किया 1 यूनिट खपत कम किया, लेकिन कितने से, लेकिन कितने से, तो 4 से, है ना भाई। और 1/4 आपको याद होगा कितना होता है 25%। कहां से याद करोगे तो देखो 1/4 का मान कितना है 25%। कैसे होता है ये पहले बता चुका हूं, बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो देखो खपत का कैलकुलेशन हमेशा हम पहले पे ही करते हैं ना। जैसे अगर आप घर पे मान लो 4 रोटी खाते हो और किसी दिन 3 रोटी खाए या 2 रोटी खाए तो घर पे माता जी क्या कहेंगी, आज शाम को कहीं बाहर खा के आए हो तभी तो भाई आज कम खाए। तो आपने अगर 4 रोटी घर पे खाए और किसी दिन अगर आप 2 रोटी खाए तो मतलब आपने 2 रोटी कम खाया, कितने से 4 से। यही तो करते हो भाई। अगर आप किसी दिन 3 रोटी खाए तो आप क्या कहोगे कि मैं 1 रोटी कम खाए, लेकिन कितने से 4 से। बात समझ रहे हो ना। तो देखो इस क्वेश्चन को एक बार और मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि यदि चावल का मूल्य 33 सही 1/3% बढ़ जाए, मतलब अगर प्राइस पहले 3 यूनिट था तो 1 यूनिट बढ़ के कितना हो जाए 4 यूनिट। ठीक है। तो जो कंजम्पशन होगा, अब देखो ये कंजम्पशन वाली बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। कहां से पता होनी चाहिए, यहां से, कि प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन क्या होता है अपोजिट। तो अगर प्राइस का रेशियो 3 से 4 हुआ तो कंजम्पशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 1/3:1/4। ये वाला पार्ट आपको लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कर देना 4 से 3। ये तो समझाने के लिए मैंने कहा कि कंजम्पशन का रेशियो कितना हो जाएगा 4 से 3। 4 से 3 होने का मतलब अगर पहले घर में 4 किलोग्राम चावल यूज होता था तो अब सिर्फ 3 किलोग्राम यूज होगा, यानी चावल की कितनी खपत कम हो जाएगी 1। कितने से 4 से। और अगर 1 किलोग्राम खपत कम हुआ 4 किलोग्राम से तो उसे प्रतिशत में कितना लिखेंगे 25%, है ना। जैसे अगर भूल जाओ तो याद रखना 100 का गुणा करके परसेंट लगाना है, वो तो याद ही रहेगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। ये क्वेश्चन क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है भाई। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, है ना, आराम से समझने की कोशिश करना। देखो ये क्वेश्चन आप लोग शायद इससे फेमिलियर हो गए क्योंकि ये अभी पेट का एग्जाम जो हुआ था 24 तारीख उसी का ये क्वेश्चन है। तो आप लोग अगर कोई पेट का पेपर दिया हो तो उसे ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा, है ना। कमीशन ने जो पेपर है वो अपलोड कर रखा है तो वहां से भी आप इसे देख सकते हो। तो अभी ही ये क्वेश्चन आया था 24 तारीख को पेट के पहले शिफ्ट में, सुबह वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा है।
on decreasing the price of TV set by 30%, its sell age increases by 20%. What is the effect on the revenue received by the shopkeeper? हिंदी में क्वेश्चन है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर इसका जो बिक्री है वो 20% बढ़ जाता है ना? तो आपको बताना है कि दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, है ना भाई? दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? बहुत ही सिंपल सा है, आप देखो कैसे करेंगे। देखो आपसे कहा गया कि टीवी सेट का जो मूल्य है वो 30% घटा दिया गया। तो सबसे पहले तो 30% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। तो ये निकालना हमें पता है, कैसे निकालते हैं? तो देखो 30% का मतलब 1/100, ये 0 से 1 0 कट गया और फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 3/10, 3/10। अगर प्राइस 30% से कम हुआ, मतलब अगर पहले का प्राइस 10 रुपीज था तो अब 3 रुपये प्राइस कम हो गया, और कम हो गया कितना हो गया? 7 रुपये। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सुनना। अगर टीवी सेट का मूल्य 30% कम हुआ, मतलब रेशियो में 3/10 कम हुआ, मतलब अगर पहले टीवी सेट का मूल्य 10 रुपया था तो अब 3 रुपया कम हो गया, और 3 रुपया कम होके कितना हो गया भाई? 7 रुपया। बहुत सिंपल सी बात है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो आगे कहा गया कि इसकी जो बिक्री थी, जो सेल थी, वो 20% से इंक्रीज हो गया। तो भाई 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है भाई? 1/5। यानी जो इसका बिक्री था वह 1/5 से बढ़ गया। मतलब अगर पहले 5 टीवी सेट बिकते थे तो अब एक ज्यादा बिकेगा, और कितना बिक जाएगा भाई? 6। तो कितना सिंपल सी बात है। अगर प्राइस 30% से कम हुआ, मतलब 3/10 कम हुआ। तो प्राइस अगर पहले 10 रुपया था तो 3 रुपया कम होके 7 रुपया हो गया। जो इसकी बिक्री थी वह 20% बढ़ गई। मतलब पहले बिक्री अगर 5 टीवी सेट का होता था तो अब कितना होगा? 6 टीवी सेट का होगा, 6 का होगा। यही होगा ना? अब देखो बात खत्म हो गई। देखो जरा ध्यान से सुनना और बताना। अगर आपको प्रश्न में यह बात कहा गया कि एक टीवी सेट का मूल्य 10 रुपया है और दुकानदार पहले 5 टीवी सेट बेचता था, तो एक टीवी सेट का मूल्य 10 रुपया है, दुकानदार 5 टीवी सेट बेचेगा तो उसे कितना रेवेन्यू मिलेगा? सोचो जरा। अगर एक टीवी सेट का मूल्य 10 रुपया है और 5 टीवी सेट वो बेच रहा है तो उसका जो रेवेन्यू होगा वो 50 रुपया होगा। यही तो होगा। 10 रुपया एक का, 5 बेच दिया तो 10 गुणे 5 कितने रुपए हो गए? 50 रुपया। सही लिखा मैंने? अब भाई कीमत हो गई 7 रुपया एक टीवी सेट का, लेकिन वो 6 टीवी सेट ही बेच पाया। तो अगर एक टीवी सेट की कीमत 7 रुपया है और 6 बेच पाया तो कितने पैसे मिल जाएंगे उसे? 42 रुपया मिल जाएगा। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं ना? बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर 10 रुपया कीमत है एक टीवी सेट का और 5 टीवी सेट कोई बेच दे तो कितने रुपए मिल जाएंगे भाई? 50 रुपए। क्लियर है ना बात? अगर 7 रुपया टीवी सेट का मूल्य हो गया और उसने 6 सेट बेच दिए तो 7 रुपया एक का कीमत और 6 बेच दिया तो 7 गुणे 6 42 रुपया उसे मिल गया होगा, है ना? तो पहले अगर उस दुकानदार का रिवेन्यू 50 रुपया था तो अब कितना रुपया हो गया? 42 रुपया हो गया। यही तो हुआ। पहले अगर 50 रुपया उस टीवी सेट का रिवेन्यू आता था दुकानदार के पास, तो अब कितने रुपए की रिवेन्यू आएगी उसको? 42 रुपए की। यानी उसको पैसा कम मिला या ज्यादा? उसको पैसा कम मिला या ज्यादा? पहले 50 मिलता था, 42 मिलेगा, तो कम तो मिला। 50 से 42 कम है तो पैसे तो कम ही मिले। कितने कम मिले भाई? बताओ कितने कम मिले? 8 रुपया। 50 रुपया पहले मिलता था, 42 रुपया अब मिला, तो कितना कम मिला? 8 रुपया। 8 रुपया कम मिला, लेकिन कितने से? 8 रुपया उसकी रिवेन्यू कम हो गई, लेकिन कितने से? तो 50 से, है ना भाई? पहले से ही तो कंपेयर करते हो ना। जैसे घर से रोज आपको 50 रुपये मिलते हैं पॉकेट खर्च के लिए, है ना? किसी दिन पिताजी ने 10 रुपये दे दिए तो क्या कहोगे? रोज तो 50 रुपया देते हैं आप, आज 10 रुपया दिए, यानी कितना कम दिए? 40। 40 तो कम दिए, लेकिन कितने से?
तो 50 से, है ना। वैसे ही रिवेन्यू 42 रुपया अगर हुआ तो 8 रुपया कम हो गया, लेकिन कितने से भाई, तो 50 से। और इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 का गुणा करके परसेंट का चिन्ह लगा दोगे, यही तो करोगे। तो देखो 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा भाई, 16%। और 16% क्या है, कम। तो देखो जरा ऑप्शन बनाने वाले बहुत चतुर होते हैं भाई, है ना। तो देखो 16% इंक्रीज भी लिखा है और 16% डिक्रीज भी लिखा है, तो सारा कुछ तो सही कर दिए। लेकिन अगर डिक्रीज की जगह इंक्रीज लगा के चले आओगे तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, डी होना चाहिए ना। 16% की कमी आई ना, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ इंक्रीज या डिक्रीज पर भी ध्यान देना होता है। तो ये 16% क्या है, कम। और कम कैसे हुआ, क्योंकि 50 रुपया से इनकम कितना हो गया था, 42। तो 50 से 42 हुआ मतलब कम तो हुआ। तो आंसर 16% डिक्रीज होना चाहिए, है ना भाई, डिक्रीज होना चाहिए। क्लियर है ना। देखो एक प्रश्न अगर सही की जगह आप गलत लगा के आ जाते हो ना, तो आपको पता है कितने का नुकसान होता है। एक प्रश्न पे 2 नंबर मिलते हैं और एक गलत पर आधा नंबर कट जाता है, यानी आपको टोटल 2.5 नंबर का नुकसान हुआ, है ना। तो सही प्रश्न सॉल्व करने से ज्यादा जरूरी है ऑप्शन भी सही लगाओ, है ना। चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन सबको समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं ना, कोई डाउट की बात नहीं है। तो देखो जरा आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जरा ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखो, ये एसएससी के मेंस का क्वेश्चन है ना। मेंस का क्वेश्चन है, 2014 या 15 में आया था। मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन आपको देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इतना बड़ा इतना टफ क्वेश्चन आता है क्या। तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या है क्वेश्चन, कि द वेट ऑफ अ मेटेलिक कंटेनर इज 16:2/3% ऑफ इट्स टोटल वेट, ठीक है, whose some part is full with a certain liquid. Some part of liquid is taken out. Now total weight of metallic container is 50% of its initial total weight. Find how much part of liquid was taken out. ठीक है। देखो इसका हिंदी में क्या है, आपको पहले पढ़ देता हूं कि एक धात्विक कंटेनर का कुल वजन, उस कुल का कुछ भाग एक निश्चित द्रव से भरा हुआ है। यह कंटेनर का वजन, इस कंटेनर का वजन इसके द्रव के साथ कुल वजन का 16 से ही 2/3% है। इसमें से कुछ द्रव निकाल लिया गया, जिससे धात्विक कंटेनर का वजन इसके प्रारंभिक वजन का 50% रह गया। तो आपसे पूछा गया ज्ञात कीजिए द्रव का कितना भाग निकाला गया। अब देखो ये तो पढ़ दिया मैंने क्वेश्चन, अब इसको समझाता हूं आपको। क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक कंटेनर है, मेटालिक कंटेनर है, उसका जो कुल वजन था, उस कुल वजन का 16/2/3% मेटल का वेट है। भाई किसी ना किसी मेटल से तो कंटेनर बनेगा ना, तो कुल वजन का 16:2/3% जो है वो क्या है, बताओ क्या है, मेटल का वजन, है ना। अब उसमें से कुछ पानी निकाल दिया, तो जब पानी निकाल दिया तो भाई ऑब्वियसली उसका वेट कम होगा। जैसे आप किसी चीज में से कोई चीज अगर निकाल दो उसके अंदर का, तो उसका वेट तो कम होगा। तो जो वजन कम हुआ तो फिर से वेट करने पर पहले जितना वजन था उसका अब 50% रह गया। तो आपसे पूछा गया कि कितना भाग उसमें से लिक्विड को निकाला गया था, यही बात किया गया है ना। तो देखो इसे मैं समझाता हूं आपको, बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो जैसे ये एक बॉटल है, पानी है ना, एक बॉटल पानी है। अगर मैं इस बॉटल को वेट करूं, वजन करूं, तो वजन करने पर अगर मैं इसे तराजू पे रखता हूं तो जो वेट आएगा उसमें इस प्लास्टिक, ये जो बॉटल आपको प्लास्टिक की दिख रही है, इसका वजन आएगा और इसमें भरे हुए पानी का वजन आएगा। तो जैसे अगर मैं वेट करता हूं तो इस वेट में क्या क्या शामिल है, एक तो लिक्विड जो इसके अंदर भरा है, जैसे इसमें पानी, और दूसरा ये प्लास्टिक जिससे ये बॉटल क्या है, बना हुआ है। तो अगर मैं इसको वेट करता हूं तो वेट करने में टोटल जो वेट आएगा उस वेट में कुछ भाग इस प्लास्टिक का होगा और कुछ भाग क्या होगा, पानी का होगा। क्लियर है ना बात,
यही बात इसमें कही गई। तो देखो जरा ध्यान से, आपसे कहा गया कि इसका 16 2/3% जो है वो क्या है, मेटल का वेट है। और 16 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है भाई, 1/6 है। तो अगर 1/6%, 16 2/3%, या इसे हम कह सकते हैं 1/6, तो अगर 1/6 पार्ट इसमें मेटल है, क्या है, मेटल है, तो वजन अभी आपने क्या बताया कि अगर मैं इस बोतल का वजन करूं तो आप सबने क्या बताया कि इस वजन में इस प्लास्टिक का वजन होगा और पानी का वजन होगा, टोटल वेट में तो दोनों चीजें आएंगे। तो अगर मैं इसको लिखूं कंटेनर प्लस लिक्विड, कंटेनर प्लस लिक्विड, वेट में क्या क्या बताया आपने, इसके अंदर भरा पानी और ये प्लास्टिक, तो टोटल वेट में तो दोनों चीजें आएंगी, प्लास्टिक भी आएगा और पानी भी आएगा। तो जब दोनों चीजें आएंगी तो टोटल वेट में कंटेनर प्लस लिक्विड दोनों चीजें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो अगर टोटल वेट इसका 6 यूनिट है तो इसमें जो कंटेनर का जो वेट है वो कितना यूनिट है, 1 यूनिट। यही बात तो कहा गया, बात समझ में आ रही है ना, कि कंटेनर का जो वजन है इसके टोटल वेट का 1/6 पार्ट है, यानी कंटेनर प्लस लिक्विड ये टोटल वजन है। टोटल वेट अगर 6 है तो इसमें कंटेनर कितना पार्ट है, 1 पार्ट। अगर हम कंटेनर का वजन 1 यूनिट रख दें तो जो लिक्विड है वो कितना आएगा, आप लोग निकाल सकते हो, सब लोग बिल्कुल निकाल सकते हो। तो लिक्विड का वजन कितना हो जाएगा भाई, 6 - 1 = 5। यही तो होगा। देखो 1 इधर उस तरफ जाके घट जाएगा। तो अब देखो, आपने कहा कि अगर मैं इस बॉटल का वेट करता हूं तो बॉटल के वेट में कंटेनर का भी, मतलब इस प्लास्टिक का भी वजन होगा और लिक्विड का भी वजन होगा। तो अगर कंटेनर प्लस लिक्विड 6 यूनिट है, 6 यूनिट है, तो इसमें कंटेनर का वजन कितना है, 1। ऐसा इस प्रश्न में लिखा गया है। तो अगर कंटेनर 1 यूनिट है तो लिक्विड कितना निकाल दिया हमने, 5 यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब मान लो मैं इस लिक्विड को निकाल दूं, अगर इसमें भरा पानी है तो पानी ऐसे निकाल दिया। जब मैंने पानी निकाल दिया तो वजन करूंगा फिर, तो भाई पानी निकलेगा तो इसका टोटल वेट ऑब्वियसली कम हो जाएगा ना, है ना। सम पार्ट ऑफ लिक्विड वाज टेकन आउट, कुछ भाग क्या किया, निकाला। तो अगर मैं कुछ भाग इसमें से पानी निकाल दूं तो निकालने पर ऑब्वियसली इसका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर वेट कम हो जाएगा तो कहा गया कि इसके इनिशियल वेट का कितना हो गया, 50%। यानी अब यह कंटेनर प्लस जो लिक्विड है वह पहले के वजन 6 का 50%, यानी 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो जाएगा, कोई डाउट। जब आपने इसमें से लिक्विड निकाल दिया तो कहा गया कि इसकी इनिशियल वेट का कितना हो गया, 50%। यानी पहले अगर 6 यूनिट आपने इसे माना था तो इसका आधा 50% कितना हो गया, 3। कोई डाउट तो नहीं ना। अब आप ये बताओ कि अगर आप इसमें से पानी निकाल दोगे तो क्या इस प्लास्टिक के वजन में कोई कमी आएगा, सोच के बताना भाई। अगर आपने पानी निकाल दिया तो भाई पानी की मात्रा तो कम हो गई, लेकिन प्लास्टिक का वजन पहले जितना था अब भी उतना ही होगा। तो जो मेटालिक कंटेनर है उसमें मेटल का वेट में परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर पहले यह 1 यूनिट था तो यहां भी कंटेनर का वजन 1 यूनिट ही रहना चाहिए। बात समझ में आई। तो अगर कंटेनर का वजन 1 यूनिट था तो लिक्विड कितना था भाई, ये तो निकाल सकते हैं। तो लिक्विड कितना आ जाएगा, 3 - 1 मतलब 2। बोलो बात समझ आई, आ गई ना पक्का। अगर बात समझ आ गई तो देखो जरा कितना सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। पहले कितना था इसमें लिक्विड भाई, तो आप कहोगे पहले था 5 यूनिट, पहले था 5 यूनिट। अब लिक्विड कितना बचा, 2 यूनिट। पहले लिक्विड था 5 यूनिट, अब लिक्विड हो गया 2 यूनिट, यानी कितना निकाला था, पहले था 5 अब हो गया 2, यानी कितना लिक्विड निकाला, 3। कितना लिक्विड निकाला, बताओ बताओ कितना निकाला, 3 निकाला। 3 यूनिट लिक्विड निकल गया, लेकिन कितने से, कितने से भाई, 5 से। आंसर क्या हो गया, 3/5। बात समझ आई। इतना सिंपल सा प्रश्न था, है ना। तो इसमें देखो ऑप्शन है आपका
ये है बी, 3/5। ठीक है ना, बिल्कुल ही सिंपल से क्वेश्चन थे, आराम से आपने इसे कर लिया और बिना किसी मेहनत के, है ना। एक बार और समझना इस क्वेश्चन को। देखो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक कंटेनर है जिसमें कुछ लिक्विड भरा है, तो जब टोटल वेट करेंगे तो इस टोटल वेट का 16 2/3% इसमें मेटल का वेट है, जो कंटेनर जिससे बना है। तो 16 2/3% मतलब 1/6, यानी अगर कंटेनर प्लस लिक्विड का वजन 6 यूनिट था तो इसमें 1 यूनिट क्या था, कंटेनर। अगर 1 यूनिट कंटेनर का वजन रखते हैं तो लिक्विड कितना था भाई, 5 यूनिट। इसमें से कुछ निकाल दिया, तो निकालने के बाद कह रहा है कि 50% अब उसका वेट रह गया, तो निकाल दिया तो कंटेनर प्लस लिक्विड का वजन पहले के वजन का 50%, यानी 6 का 50% कितना हो गया, 3। तो मैंने आपको समझाया कि जरा सोचो, अगर आपने पानी निकाल दिया तो क्या बोतल के प्लास्टिक का वजन बदलेगा, तो आप सब कहोगे नहीं, है ना, क्योंकि कंटेनर का जो वजन पहले था अब भी वही रहेगा। यानी कंटेनर अगर पहले 1 यूनिट का था तो अभी भी 1 यूनिट का रहेगा। अब अगर कंटेनर 1 यूनिट का रह गया तो यहां पर लिक्विड कितना बचा, 2 यूनिट। पहले लिक्विड था 5 यूनिट, अब लिक्विड हो गया 2 यूनिट, यानी 3 यूनिट कहां गया, पहले अगर 5 था अब 2 बचा, मतलब 3 निकाल दिया, तो 3 यूनिट निकाला कितने में से भाई, 5 में से। बात समझ आई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो जरा ये क्वेश्चन एक देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से समझने की कोशिश करना। ये भी मेंस एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो देखो कहा गया कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीजेज बाई 37:1/2%। तो पहले तो आप 37:1/2 को जरा चेंज करो। 37:1/2% कितना होगा जरा चेक करते हैं हम लोग। 2 डिनोमिनेटर रहने दिया, 2 × 37 कितना होता है भाई, 74। 74 और 1 कितना हो गया, 75। प्रतिशत का मतलब 1/100। 25 से कट गया 3 बार, 25 से कट गया 4 बार, आंसर हो गया 3/8। ठीक है भाई, मतलब ये जो रेक्टेंगल है, आयत है, इसकी लंबाई 3/8 से क्या कर दी गई है, बढ़ाई गई है, इंक्रीज की गई है। मतलब जो लेंथ है, अगर पहले 8 यूनिट था तो अब 3 यूनिट बढ़ा दिया गया, और 3 यूनिट बढ़ा के कितना कर दिया गया, 11 कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड इस ब्रेथ इज डिक्रीजेज बाय 20%। तो जो इसकी चौड़ाई थी वो 20% क्या कर दिया, कम कर दिया। कम कर दिया मतलब पहले अगर 5 यूनिट इसकी चौड़ाई थी तो अब 1 यूनिट कम करके कितना कर दिया, 4 यूनिट। बताओ बात समझ में आई। लेंथ जो था वह 8 से 3 यूनिट बढ़ा के 11 किया। जो चौड़ाई था उस चौड़ाई को 20% कम किया, मतलब 5 से कम करके कितना कर दिया, 4 कर दिया। ठीक है, अब तो कुछ टेंशन है नहीं। तो ज्ञात कीजिए इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत प्रभावित होगा। अब देखो भाई, क्षेत्रफल होता क्या है आप सबको पता होगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। तो पहले लंबाई कितना था, 8, चौड़ाई कितना था, 5, तो एरिया कितना आएगा बताओ भाई। पहले लंबाई अगर 8 है, चौड़ाई 5 है, तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा 40 तो होगा। अब लंबाई 11 है, चौड़ाई 4 है, तो एरिया कितना होगा, 11 × 4 44, यही तो होगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, पक्का। अब एरिया अगर पहले 40 था अब 44 हो गया, तो इस एरिया में कितने की बढ़ोतरी या कमी हुई, 4 की। 40 से 44 हो गया तो 4 ही तो बढ़ा, तो 4 यूनिट एरिया बढ़ गया। लेकिन कितने से, कितने से भाई, 40 से। तो 4 यूनिट बढ़ गया कितने से, 40 से। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा कर दो, तो देखो 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कटा, आंसर कितना हो गया, 10%। अब यहां फिर से देखो, एग्जामिनर बहुत चतुर होते हैं, उन्होंने 10% इंक्रीज भी रखा और 10% डिक्रीज भी रखा। तो क्या आंसर लगाओगे आप देखो ये 40 से क्या हुआ है, 44, यानी बढ़ा है ना, बढ़ा है मतलब क्या लगाओगे, इंक्रीज। बात समझ में आई। तो देखो ये होता है कि अगर हम प्रतिशत को रेशियो में चेंज करके जब सॉल्व करते हैं
तो बड़े ही सिंपल तरीके से कम मेहनत में सही सही आंसर निकाल लेते हैं, चाहे वो प्री के प्रश्न हो या मेंस के प्रश्न हो, है ना। तो कोई भी एग्जाम आप उठा लो, चाहे आप एसएससी देते हो, पेट देते हो, बैंकिंग देते हो, उसमें अर्थमेटिक मैथ्स के जितने भी पार्ट होते हैं उनको हम परसेंटेज चैप्टर की मदद से आराम से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो एक मतलब वैसे डेमो की वीडियो है, नहीं तो जब आप क्लास में आओगे तो आपको और भी बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, और बहुत सारी बातों में देखो एक चीज बताता हूं, जैसे आपको और चीजें बताई जाएंगी कि अगर रेशियो के अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो चीजें कट रही हो तो काट देते हैं। जैसे 4 से 8 कट गया 2 बार में तो इसे काट दिया। अब देखो ये 2 गुणे 5 कितना हो गया 10, और 11 गुणे कितना हो गया 11। तो अगर कोई चीज 10 से 11 हुआ मतलब 1 बढ़ा कितने 10 से, और 1/10 मतलब कितना आ गया 10%। तो जैसे हमारी थोड़ी समझ बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती जाती है, हम इस कंसेप्ट को और आसान और शॉर्ट करते चलते हैं। बात समझ में आई ना। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था कि अपोजिट डायरेक्शन में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी चीजें होंगी, जब हम क्लास करेंगे धीरे धीरे उनको समझेंगे और तब जाके इम्प्लीमेंट करेंगे। एक ही दिन सारी चीजें ना समझना चाहिए, ना आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक ही दिन में सारी चीजें हम समझ लें, है ना। तो हमें एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और प्रॉपर तरीके से एसएससी की प्रेस्टिजियस जॉब को, जो बहुत ही सम्मानित नौकरी है अपने इस समाज में, तो कोशिश करना है हमें कि हम उस सम्मानित नौकरी को जल्दी से जल्दी पाने का प्रयास करें, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जितने भी लोग क्लास ज्वाइन करेंगे उनको इससे और भी बहुत अच्छी चीजें हम लोग समझाएंगे, और हमारी पूरी टीम इसमें बहुत सहयोग करेगी आपको समझाने में, आपको प्रॉपर गाइडेंस देने में। इसके साथ नोट्स प्रोवाइड कराई जाएगी, बुक्स प्रोवाइड कराई जाएगी, वो सारी चीजें हमारी टीम आपको प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए, और सब लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में।